हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने स्टार्ट किया था अपकमिंग एग्जाम जो जेकेपी कांस्टेबल का होने वाला है उसके लिए पॉलिटी को। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया था। जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, आई एडवाइज यू कि पहले जाके वो लेक्चर देख लें, फिर ही इस वीडियो लेक्चर को और देखें, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी में रहने वाला है। आज हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आगे हम जाएंगे। इट विल बी द पार्ट 2 ऑफ द सेम लेक्चर। जो पोर्शंस कुछ लास्ट लेक्चर में रह गए थे, आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फो कि हमारी ऑफिशियल ऐप पे, दैट इज द मंजिल भारत पे, जेकेपी कांस्टेबल के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। दैट विल बी द पेड कोर्स एट अ वेरी मिनिमल प्राइस ऑफ 499। वहां आपको हर कंपोनेंट के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के, जो कि रणधीर सर ने पढ़ाई है, मैथ्स पंखल सर के, एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। और जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस अनाउंस होता है और कोई कंपोनेंट एडिशनल ऐड होते हैं तो वो भी आपको वीडियो लेक्चर इस कोर्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बिना एडवर्टीजमेंट का वेट किए हुए आई एडवाइज यू कि आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें और इस कोर्स को लेके अपनी जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है उसे इंक्रीज कर लें। सो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें हमने ये पढ़ा था, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं लास्ट के वीडियो लेक्चर की, जिसमें हमने ये देखा था कि 1934 में फर्स्ट टाइम जो आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन का आया था, दैट वाज बाय M.N. रॉय। फाइन। लेटर ऑन ब्रिटिश सरकार ने जब फर्स्ट टाइम इस डिमांड को एक्सेप्ट किया, दैट वाज इन 1940, और वो था बाय ऑगस्ट ऑफर, जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की जो हमारी डिमांड है उसे एक्सेप्ट किया था। फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, जिसके जो मेंबर हैं वो पार्टली इलेक्टेड रहते हैं और पार्टली नॉमिनेटेड रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारा पूरा देश 2 टाइप्स की कैटेगरीज में डिवाइड था। एक में प्रोविंसेस थे जहां पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल था, और एक तरफ प्रिंसली स्टेट्स थी जहां कहने को अभी भी राजा महाराजा थे, एक्चुअल कंट्रोल तो ब्रिटिश सरकार के पास था, बट आप एक तरह से कहते पपेट रूलर वर राजा महाराजा। सो दैट वर द प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर्स आए वो नॉमिनेटेड थे, और जो प्रोविंसेस से आए दैट वर इलेक्टेड। ठीक है, जो भी इलेक्टेड हुए थे वो इनडायरेक्ट वे में इलेक्टेड हुए थे। उन्हें इलेक्ट किया था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें जो मेंबर्स को चुना गया था, उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना था। फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। इस दिन ये पास कर दिया जाता है और अडॉप्ट कर लिया जाता है, और फाइनली इनेक्ट होता है 26 जैन 1950 को, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। यहां तक क्लियर था? साथ ही हमने कमेटीज के बारे में पढ़ा था, जो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे, लाइक ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे दैट वाज B.R. अम्बेडकर। रूल एंड प्रोसीजर के जो चेयरमैन थे, दैट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। उसी तरह से इंपॉर्टेंट कमेटीज मैंने आपको बताई थी जिनके चेयरमैन को आपको याद रखना है। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, जिस वक्त ये तैयार हुआ, एट दैट टाइम इट वाज हैविंग 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो 3 तरह के जो प्रावधान या प्रोविजंस आप एक तरह से कह लें कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स होते हैं, एंड होते हैं आर्टिकल्स। फाइन। जैसे आपकी एक बुक होगी जिसमें आप यूनिट समझ लें और चैप्टर्स को मान लें। ठीक है, तो चैप्टर्स तो एज सच 395 आर्टिकल्स हो गए। चैप्टर्स विल सिमिलर टू लाइक आर्टिकल्स, जिसमें बताया गया होगा कि किस बारे में ये है, कंप्लीट उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई होगी। शेड्यूल्स को आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ यूनिट, ठीक है, और सब हेडिंग को एज अ पार्ट्स। सो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। आपको शेड्यूल्स तो याद होने ही चाहिए कि कितने हैं आर्टिकल्स, क्योंकि जब तक
मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ, उसके बाद जब तक एग्जाम कंडक्ट होता है तो कोई ना कोई लीगल चेंजेस होते रहते हैं, तो आर्टिकल कीप ऑन चेंजिंग, बट शेड्यूल्स जो हैं ये वेरी लॉन्ग टाइम से फिक्स है, एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर। और ये शेड्यूल्स क्या क्या हैं ये भी आपको याद रखना है। अभी तक 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग इज नॉट सो इंपॉर्टेंट कि अभी तक कितनी हुई हैं, बट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई हैं वो हम पढ़ेंगे और वो आपको याद भी रखनी है। रिसेंटली सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था एक अमेंडमेंट के बारे में। सो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। फाइन, ओके। सो द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन 9 December 1946 एज सच्चिदानंद सिन्हा वॉज सच्चिदानंद। सो पहली बार, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बन जाती है, किसके बेस पे ये तैयार की जाती है? ऑन द बेस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कैबिनेट मिशन प्लान आता है जिसपे पूरे प्रोविजन लिखे होते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली तैयार की जाएगी, उसमें क्या क्या मेंबर्स होंगे, कैसे होंगे, ये सब प्रोविजन कैबिनेट मिशन प्लान में दिए गए थे। वो 1946 में आई थी और उसी के बेस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी पहली मीटिंग करती है 9 December 1946 को। अब जिस दिन पहली मीटिंग होती है उस दिन अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किए गए होते, ठीक है। नॉर्मली आप भी देखते हैं जब पार्लियामेंट बैठती है तो फर्स्ट डे पे स्पीकर नहीं होते, तो उस टाइम पे प्रो टर्म स्पीकर रख दिए जाते हैं टेम्परेरी बेस पे। उसी तरह से जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उस वक्त उस असेंबली में कोई प्रेसिडेंट नियुक्त नहीं किया गया था, चुना नहीं गया था, अभी फर्स्ट मीटिंग थी। अब मीटिंग को चलाने के लिए कोई हेड तो चाहिए, तो उन्होंने ये सोचा कि जो भी असेंबली में जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन है फिलहाल के लिए उसे प्रेसिडेंट बना देते हैं। देन कंसेंसस से यूनानिमसली सब मिलजुल के ये डिसाइड करेंगे कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। तो टेम्परेरी फर्स्ट मीटिंग पे जो प्रेसिडेंट बनते हैं दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। सो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और वो टेम्परेरी थे। लेटर ऑन राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट। फाइन, साथ ही यहां पे कुछ फैक्ट्स हैं। अभी तक का वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट आप कहें, वर्ल्ड का नॉन ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी बहुत सी चीजों को बोरो किया है। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हुई, हमारे देश के सभी उस वक्त के जो फेमस पॉलिटिकल लीडर्स थे वो बैठे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब किस चीज को लाना चाहिए ताकि हमारे देश जब आजाद हो उसके बाद इसकी गवर्नमेंट अच्छे से चले, सब लोगों की नीड्स का ध्यान रखा जाए। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है रिलीजन में, कास्ट में, उन सब की बातों का ध्यान रखकर एकता के साथ, इंटीग्रिटी के साथ और सबको साथ लेके ग्रोथ की जाए। इस चीज को माइंड में रखते हुए उन्होंने वर्ल्ड के सभी कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी की और वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनसे अच्छी अच्छी बातों को, जो अच्छी चीजें थी, जो उनकी दैट वाज कैन बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी की व्यवस्था के हिसाब से मोल्ड की जा सकती थी और भारत के विकास में हेल्प कर सकती थी, उन चीजों को वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। ठीक है, अच्छी अच्छी चीजों को डिफरेंट जगहों से लिया गया। इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें बहुत सी चीजें ऐड है क्योंकि हमने वर्ल्ड के सभी चीजों से, सभी कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी अच्छी चीजों को बोरो कर लिया। ठीक है, क्योंकि उस वक्त के जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे वो चाहते थे कि इस तरह का रूल बुक तैयार हो कि इन फ्यूचर हमारा देश प्रगति की राह पे चले और किसी भी तरह का आप कहें ना कंफ्लिक्ट ना पैदा हो। तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना था एंड इट इज नोन एज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ड्राफ्टिंग कमेटी जो डिफरेंट कमेटीज बनाई गई थी जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है इट इज ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे। समटाइम्स ये पूछ लिया जाता है ऑप्शंस में कि इनमें से कौन सा पर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था।
अगर बहुत ज़्यादा ट्रिकी वे में क्वेश्चन पूछा जाए। आजकल जेके एसएसबी वैसे भी आउट ऑफ द बॉक्स बहुत से क्वेश्चंस पूछती हैं, तो हमें तैयारी इस तरह से कर रही है कि कुछ भी छूटे ना, ठीक है। सब कुछ नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है, वी नीड नॉट टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन, लेकिन उनका पुराना पैटर्न देखते हुए हमें चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा बेटर से भी पढ़ना है ताकि कोई चीज़ हमसे छूटे ना, ठीक है। सो ड्राफ्टिंग कमीशन में 7 मेंबर्स थे, उनके नाम यहां रिटन है, दैट इज कृष्णस्वामी अय्यर। आपको सिर्फ एक बार इन्हें गो थ्रू करना है ताकि अगर ऑप्शन इस तरह से आता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर ले कि ये मेंबर्स थे और इनमें से कौन सा मेंबर नहीं था, ठीक है। कृष्णस्वामी अय्यर एंड गोपाल स्वामी अयनगर अलादी, मोहम्मद सदुल्ला एंड माधवा राव, जो लेटर ऑन रिप्लेस हुए थे, टीटी कृष्णमचारी एंड के एम मुंशी, ठीक है। एंड 7th वाज द चेयरमैन डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है। तो ये सब मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमीशन के। नेक्स्ट 26 नवंबर को हमारे देश का संविधान को अडॉप्ट कर लिया जाता है और पास कर लिया जाता है, इसीलिए 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज संविधान दिवस, ठीक है, क्योंकि उस दिन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था, तो 26 नवंबर मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। यह भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है पिंगाली वेंकैया। ये वो पर्सन है जिन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था, जो कि अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था, बट इनका नाम हमने नहीं पढ़ा था। वी हैव स्टडीड ओनली कि किस दिन हमारा नेशनल फ्लैग जो है अडॉप्ट किया गया है। अब आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग किस डेट पे अडॉप्ट की गई, वो आप मुझे वीडियो लेक्चर पे कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर देंगे, फाइन। सो पिंगाली वेंकैया वाज द पर्सन जिन्होंने नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया था, एंड नेशनल फ्लैग जो है वो अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। क्लियर? नेक्स्ट is the 2 prominent female leaders who played a key role in drafting the constitution। जो फीमेल, अब ये भी आप ध्यान रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो होलसम थी, हर इंडिया के हर कोने से वहां पे मेंबर्स थे, एंड अगर जेंडर वाइज भी देखा जाए तो फीमेल्स भी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव थी, सिर्फ मेल्स ने ही मिलकर नहीं बनाया उस टाइम पे, क्योंकि हमने देखा कि जब फ्रीडम की स्ट्रगल हुई, हर पोर्शन से, हर आप एक तरह से कहें सेक्शन के पर्सन ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी जो थी वो होलसम थी, वहां पे फीमेल्स की भी पार्टिसिपेशन थी। उनमें से 2 इंपॉर्टेंट है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज विजया लक्ष्मी पंडित एंड दक्षयानी वेलुधन। प्रोनाउंसिएशन में मे बी आई एम रॉन्ग। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भाई, उन्हें ही बनाया गया था हमारे देश का पहला राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को ही फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बाकी कमेटीज के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, वो हमने डिफरेंट वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे भी गए हैं। कौन सा प्रोविजन किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया, ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किन किन चीजों को बोरो किया है? प्रियम्बल, जो मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रीफेस आता है, जहां पे जिस्ट दिया होता है कि उस बुक जो होगी वो किसके बारे में है, किस तरह से लिखी गई है, किस उद्देश्य से लिखी गई है। सिमिलरली प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज, अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी है, तो फर्स्ट पेज पे प्रियम्बल इज ऑलवेज मेंशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया से ये स्टार्ट होता है, और वहां पे सब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मेंशन है उसे मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया भी था, लाइक डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरियन, सेकुलर, इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। जिन्होंने वो नहीं देखा है, डू गो एंड चेक दैट वीडियो लेक्चर। तो प्रियम्बल जो है वो हमने बोरो किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से।
तो प्रियम्बल होना चाहिए। एज सच हमने सभी वर्ड्स वहां से नहीं लिए हैं, बट प्रियम्बल होना चाहिए जो जिस दे एक आप कहे आउटलाइन दे कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट वाज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। देन फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी हमने यूएसए से बोरो किया है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, लोकल लेवल पे पंचायत होंगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होंगी। ये जो आइडिया है दैट इज ऑल्सो बोरोड फ्रॉम यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इलेक्टोरल कोलाज, प्रेसिडेंट को नियुक्त करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए एक कोलाज बनाया जाता है, एक मेंबर्स की आप तरह से कहीं समिति सॉर्ट ऑफ बनाई जाती है जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। उसी तरह से बहुत से अलग अलग ऑफिसेज हैं जिनको इलेक्ट करने के लिए कोलाज बनाया जाता है। कोलेजियम सॉर्ट ऑफ आप समझ सकते हैं, एक तरह से समिति सॉर्ट ऑफ बनाई जाती है, ठीक है। सो दैट ऑल्सो बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी न्याय व्यवस्था वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब वो किसी के कंट्रोल में ना हो। नॉर्मली आप देखें कि अगर जजेस को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी मिनिस्टर्स को दे दी जाए, ठीक है, और मिनिस्टर अगर कोई करप्शन करें या कोई ऐसा क्राइम करें तो जज कभी उनके खिलाफ जजमेंट देगा? चांसेस हैं कि वो नहीं देगा, क्योंकि उसे डर होगा कि उसे जज की पोस्ट से हटा ना दिया जाए, उसकी ट्रांसफर ना कर दी जाए, है ना, ये डर रहता है। तो इस वजह से चांसेस है कि वो मिनिस्टर्स के खिलाफ जजमेंट ना दे और न्याय का साथ ना दे। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए न्याय व्यवस्था का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है कि वो किसी मिनिस्टर के, किसी लेजिस्लेटिव के कंट्रोल में ना हो। इसलिए हमारे देश में जो जजेस हैं उन्हें अपॉइंट करने के लिए एक सेपरेट आप कहें एक तरह से प्रोसीजर एस्टैब्लिश है। प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करता है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन एडवाइस किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। मिनिस्टर्स का उसमें कोई रोल नहीं होता। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए गवर्नर और वहां के जजेस का जो एडवाइस है दैट इज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो कि यूएसए से बोरो की गई थी। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि सबका जो पावर है काम करने की वो सेपरेट है। जुडिशरी की, जस्ट अ सेकंड, ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सेपरेशन ऑफ पावर इज डिफरेंट। जो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसे लागू करता है, और जुडिशरी जो न्याय व्यवस्था है, उनके जो पावर्स हैं वो अलग अलग हों। दैट वाज आल्सो बोरो फ्रॉम यूएसए। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जो कानून सरकार बनाती है उसको दोबारा से चेक करना, ठीक है, कि वो कानून सही है, सबके हक में है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही, भेदभाव तो नहीं हो रहा, किसी के खिलाफ तो नहीं है ना। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो कानून बने वो मेजॉरिटी के हक में हो और माइनॉरिटीज के खिलाफ हो, या माइनॉरिटीज को ध्यान में रख के बनाया गया हो और मेजॉरिटी का नुकसान हो रहा हो। तो ये देखा जाए कि वो सबके भले के लिए हो, ये चेक करती है जुडिशरी, ठीक है, न्याय व्यवस्था। तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट भी लिया गया था यूएसए से। सो प्रियम्बल, जस्ट अ सेकंड, आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, वो है जुडिशियल रिव्यू, फेडरल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रियम्बल, ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। सबको कानून के सामने एक तरह की प्रोटेक्शन मिले। ये सब जो है दैट इज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। नेक्स्ट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर बहुत देर तक राज किया, लोग उससे बहुत उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था उससे फैमिलियर थे, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सी चीजों को बोरो किया गया। दैट वाज गुड फॉर अवर सोसाइटी, जिसमें से सबसे पहले आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन काफी देर तक चली, लोग फैमिलियर हो चुके थे, तो इसी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट किया गया हमारे देश में, ताकि लोगों को उसके हिसाब से चलने में इजी हो, क्योंकि ऑलरेडी फैमिलियर है, वैसा चल रहा है काम, ठीक है, इलेक्शंस हो रही हैं, लोग चुने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको इन चीजों से आप कहें ना फैमिलियर कराना इजी था, बिकॉज दे वर ऑलरेडी यूज्ड टू दैट, ठीक है। सो द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, अब यूएसए में आप देखें तो डबल सिटीजनशिप है, ठीक है, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, वहां पे एक इंडिविजुअल कंट्री जो है आपके पास, उसकी भी सिटीजनशिप है और यूएसए की भी है। बट इंडिया में देयर इज अ सिंगल सिटीजनशिप। आप भारत देश के नागरिक हैं,
आप जिस भी देश स्टेट में रहते हो, आप उस स्टेट के सिटीजन नहीं हैं, आप इंडिया के सिटीजन हैं, तो सिंगल सिटीजनशिप, उसका कंसेप्ट लिया गया ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, कानून का जो है रूल चलेगा, दैट वाज आल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है रूल ऑफ लॉ कहां से बोरो किया गया है। रिट्स, ये हम फंडामेंटल राइट पे डिटेल से पढ़ेंगे, दैट वाज आल्सो बोरो फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए, ये है इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ और ये है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है, जो हमने बोरो की हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट कम्स द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वासी फेडरल मतलब कि फेडरल तो है पर एक तरह से धुंधला, या आप तरह से करें क्लियर कट फेडरलिज्म नहीं है। अब हमारे देश में तीन तरह की गवर्नमेंट तो पाई जाती है, सेंटर है, स्टेट है, लोकल गवर्नमेंट्स है। लेकिन आप देखिए, फंड्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंटर पे ही डिपेंडेंट है, पंचायत स्टेट गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंट है, और बिना फंड्स के कैसे काम चल सकता है? बिना फंड से तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं डेवलप कर सकती ना। उसे कुछ भी काम करना है, कोई स्कीम बनानी है, कोई स्ट्रक्चर तैयार करना है, हेल्थ प्रोवाइड करनी है, एवरीथिंग नीड मनी, और मनी के लिए सेंटर पे डिपेंड है। तो फेडरल तो है, अलग अलग लेवल पे हैं, अपने अपने एरिया पे काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इट इज क्वाजी, क्लियर कट नहीं है। ठीक है, तो सेंटर हमेशा स्ट्रांग रहता है क्योंकि मेजर कंट्रोल जो है दैट इज अंडर द सेंट्रल कंट्रोल। फंड्स हो गए, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया। ठीक, सो दैट इज बाय कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि देश को जोड़ के रखा जा सके, एक स्ट्रांग सेंटर हो, ताकि जहां पे भी इंडिविजुअल स्टेट्स जो हैं अपने आप को अलग ना कर से, इंडिया हमेशा यूनाइटेड रहे। सो दैट कंसेप्ट वाज बोरोड फ्रॉम कैनेडियन, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। किस बिहाफ पे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दैट वाज आल्सो बोरोड बाय कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट इज रेजिडुअल पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कानून बनाए जाते हैं ना, जिन जिन सब्जेक्ट्स पे, जिन जिन चीजों पे, उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, लिस्ट होती है उन सब्जेक्ट्स की जिन पे कानून बनाए जाते हैं। एक होती है सेंटर लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और एक होती है कॉन्ग्रुएंट। सेंटर पे जितने भी सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड है उस पे लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। स्टेट पे जितने भी हैं उसमें राज्य सरकार बनाती है। ये जो कॉन्ग्रुएंट है ना, इसमें जितने भी सब्जेक्ट है उस पे दोनों बनाती हैं, लेकिन फिर भी जो आप कहें वेटेज या इंपॉर्टेंस है वो सेंट्रल लॉ को दी जाती है। अगर कभी भी एक ही सब्जेक्ट पे दोनों ने लॉ बनाया और कन्फ्लिक्ट हो गया तो इंपॉर्टेंस जो है, वेटेज जो है, दैट विल बी गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और रेजिडुअल पावर, जो भी बची हुई पावर्स हैं, दैट इज ऑल्सो विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो व्यवस्था है ये भी ली गई थी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट डीपीएसपी, ये बहुत बार पूछा जाता है कि डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, ये हम पढ़ेंगे वीडियो लेक्चर में डिटेल से आगे आने वाले लेक्चर्स में। सो डीपीएसपी इज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट का एक ऑर्गन, ठीक है, तो वहां पे 12 जो मेंबर्स होते हैं दैट इज नॉमिनेटेड। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर हैं, ठीक है, जबकि उन्होंने कोई इलेक्शंस नहीं लड़ी हैं, बिकॉज उन्हें नॉमिनेट किया गया क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, तो उसी तरह से कला में, स्पोर्ट्स में, साइंस में, सोशल सर्विस में, कैटेगरीज में जो बहुत आप कहें अलग काम और बहुत ही डिफरेंट वर्क करते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है वाया प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। तो ये जो व्यवस्था है दैट इज बोरोड फ्रॉम आयरिश। सो आयरिश से लिया गया है डीपीएसपी एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, कैसे इलेक्टोरल कोलाज होगा, क्या प्रोसीजर होगा, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम आयरिश। इन दोनों में से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम दीज आर आस्क्ड इन एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंच से लिया गया है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंच से लिया गया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है। लिबर्टी आजादी,
इक्वालिटी, बराबरी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ठीक है, सो दीज कंसेप्ट वाज टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्रेंच में ये आए थे, ये मेन आइडल्स बन गए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और हमारे देश के लोग भी उस फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत मोटिवेट हुए और उन्होंने यही जो आइडियल्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको ध्यान रखना है कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, द लिस्ट जिसमें जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उसमें दोनों राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, दैट वाज आल्सो टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, दैट इज यूएसएसआर, ये कोल्ड वॉर के पहले की बात है, तब था, अब डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो सोवियत यूनियन से जो लिया गया था दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51 में मेंशन है वो बोरो किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से। साउथ अफ्रीका में आपको ध्यान रखना है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर और प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स बने हैं, जितने भी कानून बने हैं, उनको अगर चेंज करना है तो किस तरह से चेंज किया जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ना बहुत फ्लेक्सिबल रखा गया। देखिए, समय के साथ समाज की नीड्स चेंज होती हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ सरकार का रूल करने का तरीका भी बदलता है, तो कानून भी बदलने की जरूरत पड़ती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ना बहुत फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों रखा गया है कि समय के साथ जिन चीजों को बदलने की जरूरत है आप उसे बदल भी सकते हैं बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट, बट एट द सेम टाइम आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, जो उसका मूल रूप है, जो उसकी आप कहें जिसपे वो निर्भर करता है, बेसिक आइडियल्स जो है उसके, आप उसे हिला भी नहीं सकते। ठीक है, सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडनेस। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जर्मनी से आप ध्यान रख सकते हैं हिटलर जो कानून, जो मौलिक अधिकारों के आप कहें फेवर में तो कभी नहीं था, तो वहां से ही हमने लिया है कि इमरजेंसी के टाइम पे आपसे फंडामेंटल राइट्स लिए जा सकते हैं। इमरजेंसी का सिचुएशन है, वॉर है, ठीक है, तो उस वक्त जो प्रायोरिटी है दैट इज द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, तो फंडामेंटल राइट्स लिए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से लिए गए हैं, वो सेम हो गया, आई थिंक ये रिपीट हो गया दोबारा। ओके, सो फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडिया ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, सामाजिक और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस, न्याय, इसके बारे में भी इट हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। लास्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, दिस वाज द लास्ट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज द लास्ट एक्ट फॉर्मुलेटेड बाय, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947 बना था, जिसपे हमारे देश जब आजाद हुआ तो किस तरह से पावर का ट्रांसफर होगा उसके बारे में बताया गया था। उससे पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जिससे बहुत से प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए, जैसे फेडरल स्कीम, इमरजेंसी प्रोविजन, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। फाइन, सो दैट वाज अबाउट द वेरियस बोरोड फीचर्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द शेड्यूल्स। मैंने आपको बताया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब उसमें 8 शेड्यूल थे। एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 12 शेड्यूल्स। और ये शेड्यूल क्या है, फर्स्ट शेड्यूल क्या है, सेकंड क्या है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, सो पूरे 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, पहला शेड्यूल हमें बताता है द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हमारे देश में कितनी स्टेट्स है, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, शेड्यूल 1 में उसके बारे में लिखा गया है। शेड्यूल 2 बात करता है अलाउंसेस की और बात करता है प्रोविजन ऑफ द, यस, इट टॉक्स अबाउट अलाउंसेस। ठीक है, इमोलुमेंट्स एंड अलाउंसेस, किस तरह से जो सैलरी और अलाउंस जो डिफरेंट मिनिस्टर्स को, डिफरेंट ऑफिसेस को, गवर्नमेंट ऑफिसेस को दिए जाएंगे, उसके बारे में बात की गई है शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 3 बात करता है ओथ्स की, कि जो शपथ दी जाती है, आपने देखा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, स्पीकर बनते हैं, हर एक को ओथ दी जाती है, तो किस ऑफिस को कौन ओथ देगा, इस बारे में लिखा गया है 3rd शेड्यूल में। 4th शेड्यूल हमें बताता है राज्यसभा की सीट्स के बारे में, कि किस स्टेट से कितनी राज्यसभा की सीट्स आएंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एट प्रेजेंट जब से हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से यूटी बना है तो हमारे यहां से राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं।
Fine. So this has been mentioned in Schedule 4. Schedule 5 talks about schedule areas and schedule tribes. ठीक है, शेड्यूल एरियाज जो सेपरेट रखे जाते हैं बिकॉज ऑफ उसकी आप एक तरह से कहें एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन की वजह से, या आप कहें वहाँ पे जो लोग पाए जाते हैं उनके कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से जो एरियाज को सेपरेट रखा जाता है, दैट इज शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स। उनकी मैनेजमेंट किस तरह से हो, अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखें बहुत से शेड्यूल ट्राइब्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट होगा, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, उनके मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस सारे एडमिनिस्ट्रेशन का बारे में इट हैज़ बीन रिटन इन 5th शेड्यूल। 6th शेड्यूल बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, AMTM। तो 5th शेड्यूल में बात की जाती है उन सभी शेड्यूल एरियाज की और उन सभी ट्राइबल एरियाज की दैट आर अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और इन 4 स्टेट्स की बात की गई है इन 6th शेड्यूल। इन चारों एरिया में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, इट हैज बीन इलैबोरेटेड इन 6th शेड्यूल। 7th शेड्यूल बात करता है लिस्ट की, जो मैंने आपको बताया, देयर इज अ यूनियन लिस्ट, देयर इज अ स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, कि कौन किस सब्जेक्ट पे कानून बनाएगा। सो द लिस्ट इज मेंशन इन 7th शेड्यूल, द सब्जेक्ट्स ऑन विच वेरियस गवर्नमेंट फॉर्म द लॉ। 8th शेड्यूल में इट हैज बीन मेंशन अबाउट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारे देश में। 9th शेड्यूल बात करता है प्रोविजन एज टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, कुछ लॉज हैं लैंड से रिलेटेड या कुछ कानून बने गए हैं वो वैलिड हैं कि नहीं हैं, उनके बारे में 9th शेड्यूल में बोला गया है। 10th शेड्यूल बात करता है डिसक्वालिफिकेशन के, मिनिस्टर बनने के बाद आपको आपके पद से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद आपको आपकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, उसके क्या क्राइटेरिया होंगे। सो दैट इज अबाउट डिसक्वालिफिकेशन एंड इट हैज बीन मेंशन इन 10th शेड्यूल। 11th शेड्यूल बात करता है पंचायत की एंड 12th शेड्यूल बात करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की, कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किस तरह की पावर होंगी, कहां से फंड आएगा, किस तरह से वो काम करेंगे। सो इनको लर्न करने के लिए देयर इज अ इजी निमोनिक, दैट इज T for territory, schedule 1 talks about territory. E for emoluments, allowances, second talks about it. A for oath and affirmation, ठीक है, TEA, R for राज्यसभा की seats, 4th schedule. F for schedule areas. O for other states like असम, मेघालय, क्योंकि 6th शेड्यूल बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की किन एरियाज में, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। सो अदर स्टेट्स आप कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। सो TEARSO, देन दिस इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। ये क्या बता रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर है ना, कि अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है। सो इट इज F फेडरल, 7th इज F फेडरल। 8th इज लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, सो O। 9 is about the laws and acts and regulation, so you can write L. 10th is about disqualification, you can write D. 11th is about P, that is panchayat, and 12th is about M, that is municipal. So this is tiers of old PM. So in this way you can learn all the 12 schedules, और कौन से शेड्यूल में क्या कहा गया है ये आप इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने शेड्यूल्स पढ़ा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा स्ट्रक्चर जो है, कौन से प्रोविजन जो है वो बोरो किए गए हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा, और साथ ही हमने कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जेकेपी कांस्टेबल की पोस्ट है तो लॉज और एक्ट्स के बारे में जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको उसको बहुत ध्यान से करना है और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें याद भी रखना है। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।